नमस्कार स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ाने थे। हमने 12 से 18 तक तो पढ़ा दिए थे, आर्टिकल चलते हैं 19 पर। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पसंद आए तब पूरी एंड तक वीडियो देख के आइए। ठीक है, उसके बाद डिसाइड डिसीजन आपका होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या होता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें किस प्रकार की क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। ठीक है, इस चीज को इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली है और आने वाले समय में ये स्वतंत्रता हमें किस टाइप से और किस तरीके से काम आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आप समझ गए हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको किसी भी तरह से पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वयं से क्या हो? पूरी तरह से स्वतंत्र। ऐसा नहीं कोई रोक टोक करे, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, मतलब हर किसी के ऊपर रोक टोक नहीं होगी। मतलब आप कभी कोई ये नहीं पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, किस टाइप से क्या काम कर रहे हैं, आप ना क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, इस टाइप में कोई नहीं भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मतलब आपकी स्वयं की पूरी तरह से स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, झंडा लहराने की हम लिखते हैं फिर बताते हैं। पुतला जलाने की, ठीक है, RTI तथा प्रेस की। ये हम सारे पॉइंट अभी आपको समझाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप समझ रहे हो कि आपके किसी भी चीज में कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी चीज नहीं पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। ये आपकी स्वतंत्र रूप से आपके मन के ऊपर क्या करता है? डिपेंडेबल करता है। बोलने की स्वतंत्रता, आप किसी के भी प्रति क्या कर सकते हो? कुछ भी बोल सकते हो, परंतु आप किसी अपने मतलब जैसे कि कोई आपके देश में उच्च पद पर है और आप उसके खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हो, ऐसे शब्द बोल रहे हो जिससे क्या हो सके? देश के हित में क्या ना हो, वो शब्द नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि किसी दूसरे देश की क्या करना, अपने देश में जय जयकार करना, तो ये अभी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? ये एक अपवाद है कि आप किसी की क्या नहीं कर सकते। जैसे किसी नेपाल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो हमारे देश में आया, ठीक है, तो अपने देश की बड़ाई करेगा। बट अगर हम उसके देश की बड़ाई अपने खुद मतलब चिल्ला चिल्ला के करेंगे तो वो क्या होगा? बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या होगा? अपवाद आ जाएगा। मतलब कि आपको कोई भी बोल सकता है कि आप हमारे देश में रह रहे हो और हमारे देश का खा रहे हो, पी रहे हो, या हमारे देश की हर चीज़ का क्या करो? उपयोग कर रहे हो, भोग कर रहे हो, परंतु आप क्या करो? किसी दूसरे देश की क्या करो? बड़वाई कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा? ये बोलने की स्वतंत्रता के अंदर क्या होगा? अपवाद होगा। आप कुछ भी बोल सकते हो, परंतु कभी किसी अपने देश के हित में, ठीक है, किसी के खिलाफ आप कुछ भी बोलो कि हाँ वो ऐसा नेता है, या हाँ वो ऐसा व्यक्ति है, हाँ वो ऐसा काम करता है, मतलब कुछ भी बोलो, बट किसी एक पर्टिकुलर वे में बोले। ऐसा नहीं है कि हमारा देश खराब है, हमारे देश में, मतलब उसी देश में रह रहे हो और उसी देश की क्या करो? बुराई करो। इस चीज़ में के लिए इसमें क्या है? अपवाद है कि ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको देशद्रोही का एक तरीके से केस लग जाएगा और देश निकाल हो जाएगा। ठीक है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ये पहले कानून नहीं था। ठीक है, ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम ये कानून नहीं था कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? झंडा लहरा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए बाद लाया 2002 के बाद इसको 2003 में बोला गया कि हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? झंडा लहरा सकता है, वो भी पूर्ण सम्मान के साथ। उसका अगर सम्मान नहीं करोगे तो आप उसको लहराने का आपको हक नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई पहले झंडा लहराता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि झंडा लहराने की हमारे देश में क्या नहीं थी? स्वतंत्रता नहीं थी। परंतु इसको संशोधन कर उसमें कुछ ऐड करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि इसको कर दी, बोल दिया कि क्या कर सकते हो? कोई भी व्यक्ति 2003 के बाद इस बाद आया था, एक केस आया था, उसमें बताया गया कि आप झंडा लहरा सकते हो। एक व्यक्ति ने केस किया था कि सर हम जिस देश में रह रहे हैं, हम उस देश का झंडा नहीं लहरा पाते, तो हम क्या कर सकते? हम अपने झंडा लहराना चाहते हैं और हमारी इच्छा, हम अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं एक तरीके से। ठीक है, पूरे देश में तो हम झंडा लहराने की हम आपसे परमिशन के रूप में, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रावधान किया और उसको आर्टिकल 19 के तहत क्या कर दिया? डाल दिया है। 19 के तहत डाल दिया गया, जिसमें हमें क्या होती है? 7 स्वतंत्रताओं को क्या किया? बताया गया, जिसके अंतर्गत झंडा लहराने की क्या रखी गई? स्वतंत्रता को
रखा गया है, ठीक है। पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ये उस टाइम बहुत होता था, क्यों, उस टाइम देश आज़ादी के समय था, पुतला जलाने की स्वतंत्रता। जैसे कोई राजनेता गलत काम कर रहा है तो उसका पुतला जला सकते हो, या कोई भी गलत पूरे देश में कुछ काम हुआ है तो उसका पुतला बनाकर जला सकते हो, चप्पल मार सकते हो, एक्सेट्रा चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए आप कभी किसी चीज़ को जवाब या नहीं दे सकते, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम ही किया होगा जिससे कि आप उसको क्योंकि जनता का विद्रोह एक तरीके से कहीं पे भी लग सकता है। अब जैसे किसी चौराहे पे आपने देखा होगा, किसी कोई बिल आया, किसान बिल आया था अभी, तो किसान बिल के खिलाफ सरकारी पुतले बना के उनको जलाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जो क्या है सरकार के मतलब विपरीत रही, ठीक है। तो उसके उसमें एक पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ठीक ठीक है। और RIT की स्वतंत्रता है, ये आगे बताएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी मीडिया आपको सच से सच दिखा सकती है जो वो दिखाना चाहती है। आपको प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि आप मीडिया से हो, आपको ये स्वतंत्रता मिलती है कि आप देश की सच्चाई को या देश में जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है तो उसको क्या करो, एक अच्छे रूप से या बुरे रूप, दोनों रूपों को क्या करें, दिखाई। जैसे कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे कतल साइबर बुलिंग इस टाइप से होती है, तो उसको प्रेस क्या करती है, अच्छे तरीके से दिखाती है, मूवी भी बनती है इनके ऊपर, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है और इसमें ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, इसमें सेकंड वाले में बोला गया है कि आप क्या कर सकते हो, बिना हथियार के, बिना हथियार के, ये शर्त है, क्या है, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है ये बंदूक गोला बारूद लेके पहुंच गए, हाँ ये आप सभा करेंगे, भगा देगी पुलिस या आर्मी इस चीज को जब्त कर लेगी और गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला गया है कि इसमें सेकंड वाली स्वतंत्रता ये है हमारी, कि आप बिना हथियार के क्या कर सकते हो, कोई भी सभा कर सकते हो, धरना रख सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, आपको रोक टोक नहीं होगी, या कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, या कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। ये किसके तहत बोला गया, आर्टिकल 19(2) के तहत बोला गया, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 19 में बोला गया है, ठीक है। ये अपना सेकंड राइट है, ठीक है। वो जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, वो भी बिना हथियार के, चाकू छुरी कुछ भी नहीं, ओनली फॉर बिना हथियार। मतलब जैसे सीधे साधे कपड़े में जाकर आप कहीं धरना कर रहे हो तो आप कर सकते हो, सरकार इस चीज़ को कोई आपको रोकेगी टोकेगी नहीं, इस चीज़ के ऊपर कोई भी बवाल नहीं करेगी, वो भी बिना किसी के मूल अधिकार को अनुच्छेद करते हुए। ऐसे किसी को कोई रास्ते से जा रहा, रास्ता जाम कर लेना, तो ये उसका अधिकार को दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हो आप, तो इस चीज़ को नहीं कर सकते आप, इसको बताया गया है, ठीक है। बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये अपने आप बहुत होता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके अंदर जैसे कोई स्कूल संगठन है तो उसने क्या किया कि कोई जमीन ली और उसने क्या किया, अपने स्टूडेंटों के लिए एक अच्छा स्कूल बनवाया, और क्या किया, उसको समूह के रूप में चला, मतलब टीचर्स प्रिंसिपल क्या करे, एक बहुत बड़े ग्रुप के जैसे के रूप में चला, जैसे SR ग्रुप हुए, ठीक है, स्कूल्स ग्रुप हुए, चर्च के क्रिश्चियन स्कूल्स हुए, हिंदू स्कूल्स हुए, और जैसे क्या बोलते हैं मदरसे हुए। तो इसमें क्या है, एक समूह के रूप में क्या होता है, ये चलाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत और अगर आपको देखना है तो जैसे इंडस्ट्री भी बड़ी बड़ी टाटा इंडस्ट्री, तो इसमें क्या है, वो भी एक समूह के रूप में चल रहा है, जो उसका मेन मालिक होगा वो मेन होगा, बस उसके साथ क्या होंगे, उसके पार्टनर्स होंगे, ठीक है। एक बिजनेस के रूप में या किसी भी तरह की संगठन बनाने की क्या है, आपको स्वतंत्र है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं करेगा कि आप संगठन क्यों बना रहे हैं। हाँ, अब जब देश में कभी आपातकाल हो तो उसमें नहीं आप 4 लोग खड़े हो सकते हो, बट आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। चौथा क्या है, बिना बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की क्या है, स्वतंत्रता। मतलब आप बिना किसी रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हो। आप कहते हो कि भाई हमें जाना है नेपाल, जाओ घूमो, आपको जाना है भूटान, आप जाओ भूटान, आपको जाना है बांग्लादेश घूमो, आपको जम्मू कश्मीर घूमो, राजस्थान घूमो, MP घूमो, जहाँ पे जाना है वहाँ पे घूमो। इसके लिए कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते। यदि
अगर वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई, यहाँ पे कुछ सरकार ने या किसी भी तरह से उस वहाँ पर जाने से मना किया है तो आप नहीं जा सकते। जैसे कि कोई यहाँ पे नक्सली क्षेत्र है, अब वहाँ पे बमबारी हो रहा है, अब आप जाओगे तो आप गोली खाओगे, मर जाओगे, ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, सरकार कुछ क्षेत्रों में, वो भी हर समय नहीं रोकती, कहीं रोकती नहीं है, बट कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं, जैसे कि बॉर्डर पे जाके थोड़ी ना कभी अमेरिका जाओ, घूमने की स्वतंत्रता, जाओ बॉर्डर पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर जगह क्या है, एक पर्टिकुलर एक वे होती है, पर्टिकुलर एक रास्ता होता है जहाँ पे आप जा सकते हो। हर चीज़ की स्वतंत्रता की मिस यूज़ भी होता है और यूजेबल भी होता है, बट हमें मिस यूज़ नहीं, यूजेबल मतलब आप अच्छी अच्छी जगह, जम्मू कश्मीर जाइए, श्रीनगर जाइए, शिमला जाइए, दार्जिलिंग जाइए, मतलब हर जगह जा सकते हो, बट ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पर जाने में क्या है, आपकी जान को खतरा है, आपके अधिकारों के प्रति क्या उस चीज़ को खतरा है। जैसे कि बॉर्डर्स हुए, ठीक है, दो कंट्रीज़ के बॉर्डर हुए, और सो समुद्री क्षेत्र में जहाँ पे कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, एक देश से दूसरे देश की क्या लगती है, सीमा लगती है, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते, ठीक है। यूजेबल नॉन यूजेबल दोनों बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या है, पांचवा सिक्के से याद करते हैं इसको, पांचवा क्या है, बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता मतलब पूरी दुनिया में, या पूरे दुनिया में आप किसी भी देश में जाकर बसना है तो किसी का कोई दिक्कत नहीं, बट वो भारत के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो अपन क्या है, बसने की स्वतंत्रता मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ का है, से वहाँ का केरल केरल का और वहाँ जम्मू कश्मीर में रहना चाहता है, तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके भारत का पैन कार्ड या एक्सेट्रा, भारत के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पूरे भारत में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो ज़मीन खरीद सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाके उसने बोली कि हमें चाइना में ज़मीन खरीदो, चाइना में ज़मीन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बट इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से बड़ी सिटी में, जो इंडिया की क्या लगती है, हद के अंदर लगती है, सरहद में लगती है, उसके अंदर आप बसने की पूरी तरह से क्या आपको स्वतंत्रता है। उस पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति उस पर रोक टोक नहीं करेगा। जैसे कि आप एमपी में रहते हो और आप चाहते हो राजस्थान में आप अपना खुद का घर बनाने के लिए जमीन ले, तो कर सकते हो, बिजनेस खड़ा कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, क्या है वहाँ पे, क्योंकि आपको बसने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत दी है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 19 का इसका क्या किया, इसको अच्छे तरीके से दिया गया है कि आर्टिकल 19 में आप बसी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है छठवां, छठ में दिया गया संपत्ति का अधिकार। पहले ये मूल अधिकार था, परंतु इसके में क्या किया गया, इसमें कुछ संशोधन किए, क्योंकि देखिए अगर रेलवे को लाइन बना दी है, ठीक है, अब वहां पे क्या किया, किसी की जमीन है, तो वो क्या, उसने बोला भैया हम जमीन जब देंगे जब हमारी लड़के की नौकरी रेलवे में हो, इतना बड़ा घर हो, इतना वो फलाना करना, हर चीज़ से क्या हो संपन्न कर दो, फिर ले जाओ जमीन, मतलब जितना हमारी जमीन की कीमत 1 लाख है तो मैं 10 करोड़ दे जाओ, ठीक है, 1000 गुना दे जाओ तो हम देंगे जमीन छोड़ी। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, संपत्ति के कानून को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और इसको मूल अधिकार में ना रखते हुए इसको कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया इसको, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। अभी मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों में क्या बताएंगे, हम अंतर बताएंगे, ठीक है। तो मूल अधिकार वो होते हैं जिसको आप, जो आपके आपसे कोई छीन नहीं सकता, मगर कानूनी अधिकार में आपसे सरकार उस चीज को छीन सकती है। तो संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया, ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। सरकार आपसे संपत्ति कब कब छीन सकती है, जब देश में आपातकालीन की स्थिति होती है, तब आपसे सरकार आपकी संपत्ति छीन सकती है, इसका याद रखना। आपातकालीन है तो संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति उस टाइम खराब है। और ये कौन से 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, इसको हटा दिया गया। 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर इसको 300 काम में रख दिया गया। कब हटाएगा इसको, इस संपत्ति को हटाएगा 44वें संशोधन 44वें संशोधन में हटाएगा, कब हटाएगा 1978 में, और इसको किसमें रख दिया गया, 300 काम है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, जिसके अंतर्गत कानूनी अधिकार आते हैं हमारे, ठीक है। और इसमें लास्ट वाला जो हमारा वो है व्यवसाय
करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी तरह का व्यवसाय डालेंगे, परंतु वो क्या होना चाहिए, कानून के अनुरूप होना चाहिए, अवैध नहीं होने चाहिए। शराब का ठेके, ये भले ही सरकार अपनी नज़र में क्या है, ये क्या वैसे वैसे तो अवैध माने जाते हैं, परंतु इसको सरकार की नज़र से वैध माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, ये सरकार को टैक्स दे रहे हैं और ये हेल्थ के लिए भी मतलब अच्छा माना जाता है। ज़्यादा नहीं, अगर एक लिमिट में पी जाए, मतलब कुछ लोग पीते महीने में हफ्ते में, तो एक लिमिट के रूप में, बट क्या है, एक तरीके से वैध है। ऐसा नहीं हो कि वो कोई करे कि हम गांजे की खेती करके गांजे का बिजनेस करें, इस टाइप से ये अवैध है, पूर्ण रूप से वैध है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों को रखा गया है वैध और कुछ को अवैध रखा गया। व्यवसाय में हर चीज़ आती है, हर किसी का बिजनेस कर सकते हो, पंखे का, टीवी का, टेबल का, कपड़े का, इंडस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इस टाइप से कोई भी बिजनेस करो, सरकारों को कोई आपत्ति नहीं है, बट उसको पूरी तरह से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी, उसको रजिस्टर्ड ही नहीं है। इससे आज के टाइम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा, रजिस्टर्ड अगर है और आपको ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपकी चीज़ अच्छी होगी तो उसको अच्छे तरीके से क्या होगा, खरीदा जाएगा, और उसका क्या होगा, अच्छे से अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा, ऐड होगी, ऐड होगी तो आपका बिजनेस अच्छे से अच्छा बढ़ेगा। आज के टाइम में बहुत हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस करने की क्या आपको स्वतंत्रता, और कहीं पर भी करने की क्या इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। आज के लिए इसमें आर्टिकल 19 से बताते हैं, अगले जो नेक्स्ट में आर्टिकल 20 से 22 है, तो वो नेक्स्ट वाले सेशन में बताएं, क्योंकि अभी जो मूल अधिकार की जो हमारे 7 मूल अधिकार है, तो इसको समझना बहुत अच्छे है। एक बार 2 बार और क्लास को रिवाइंड करके देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इसमें